वफादार था, मालिक ने बोला कि तू बन जा, तेरा प्रमोशन हो गया, चल खुश हो जा। जैसे ये बना तो इजराइल ने इसको भी निपटा दिया। जो बैठ रहा है वो निपट रहा है। आपने इसके हाथ भी काट दिया, आपने इसके पैर भी काट दिया, आपने इसको हेयर कट भी दे दिया। या अब इसका मामला खत्म है, इसका पावर ही खत्म हो गया, अब किसी और को बनाओ। मुझे अपनी जान बचानी है, ये जान के डर के मारे भाग लिया खमेनी। इफ दिस बेबी फ्लाइज इट विल फ्लैटन तेहरान, इट विल जस्ट फ्लैटन एवरीथिंग। दैट इज द कैपेसिटी। ट्रंप G7 की मीटिंग से निकलता है और ये हरकत शुरू हो जाती है। पूरे यहां पे तहस नहस करके दे कैन कम बैक, इरानियंस कैन डू नथिंग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अनकंडीशनल सरेंडर, ये करेगा अनकंडीशनल सरेंडर, क्योंकि ट्रंप यही चाहता है। और ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है, ट्रूथ सोशल पे डाल दिया है कि जब तक ईरान अनकंडीशनली सरेंडर नहीं करेगा, हथियार नहीं डाल देगा, न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेगा, खत्म नहीं कर देगा जड़ से, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, इलाका दोबारा एक बार गर्म होने वाला है, बहुत गर्म होने वाला है, राइट? आज हम आपको बताएंगे पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ और उसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स जो हैं वो क्या होने वाले हैं। ईरान मस्ट सरेंडर। द लेटेस्ट, ट्रंप टू लीव द G7 अर्ली बिकॉज ऑफ इंटेंसिफाइंग ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ये वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है, ठीक है जी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल डिपार्ट द G7 समिट इन कनाडा टू वॉशिंगटन ऑन मंडे नाइट, a day earlier than planned due to the intensifying conflict between Israel and Iran। अब ये जो स्टोरी है ना दोस्तों, ये क्या है कि थोड़ी सी पुरानी है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। दैट इज नॉट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। ये 48 घंटे पहले से, उससे ज्यादा पहले की स्टोरी है, राइट? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कहता है अनकंडीशनल सरेंडर, ठीक है जी। ये कहता है अनकंडीशनल सरेंडर। आज 18 तारीख है, 17 को इसने बोल दिया, 16 को वहां से निकल गया था भाई। 16, 17, आज 18 है। आज ये मिल रहा है आसिम मुनीर से फॉर लंच। अभी टाइम में फर्क है, यूएस का टाइम अलग है, हमारा टाइम अलग है, लेकिन यूएस लंच टाइम के आसपास ये सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलेगा। और ये इसने इमैनुअल मैक्रों को थोड़ा सा इसने चाबी दे दी, पर लेकिन ये जो ट्वीट है इसका, ये क्यों रेलेवेंट है दोस्तों? यहां पे देखिए, publicity seeking President Emmanuel Macron of France mistakenly said that I left the G7 summit in Canada to go back to DC to work on a ceasefire between Israel and Iran. Wrong. He has no idea why I am now on my way to Washington, but it certainly has nothing to do with a ceasefire. Much bigger than that. Whether purposely or not, Emmanuel always gets it wrong. Stay tuned. बेसिकली इसने इमैनुअल मैक्रों की, एक तो इमैनुअल मैक्रों को ये सब बोलना नहीं चाहिए था। आप प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैं, आपका क्या मतलब है बोलना किसी और के बारे में? ये इसका थोड़ा सा मामला है इमैनुअल मैक्रोन का, मुंह खोल देता है जब उसको नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नो व्हेन टू कीप क्वाइट। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाई आर यू कमेंटिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? और ये प्रॉब्लम ट्रंप के साथ भी है, लेकिन ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट है तो बकवास कर सकता है, भैया ये नहीं कर सकता है, छोटे देश का है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब देखिए दोस्तों, यहां पे कहता है कि मच बिगर देन दैट। इस पे मैं जरा आपका ध्यान चाहूंगा इधर। कहता है मच बिगर। ये मच बिगर क्या है? ये मच बिगर को भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इजराइल स्ट्राइक्स तेहरान। अब क्या है कि ईरान ने भी इजराइल पे खूब बमबारी करी है, अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं, आधी बिल्डिंगें गिरा दी हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो धुआं धुआं तेहरान का हुआ है, ठीक है, तेल अवीव में अभी भी लोग हैं। तेल अवीव में ऐसा आपको लंबी लंबी लाइनें नहीं दिखेंगी गाड़ियों की कि अपने शहर को छोड़कर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तेहरान में लगभग सभी छोड़ के भाग रहे हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान वालों को बता दिया है, आउट, निकलो। क्यों बोला उसने? और उसके बोलने के बाद और एक डर का एक माहौल है वहां पे कि साहब ये बोल क्या रहा है, ये बंदा ये चाह क्या रहा है। यू सी, डोनाल्ड ट्रंप सेज लीव। लीव मतलब आप क्या करने वाले हो? तेहरान का हलवा बनाना है आपने, इसलिए आप कह रहे हो लीव। ये देखिए साहब,
Intense Israeli strikes hit Tehran after Trump demands unconditional surrender. Israel strikes to prevent Iran from getting any closer to building an atomic weapon. The strikes have killed at least 224 people in Iran. 224 बंदे अभी तक मारे जा चुके हैं. Major explosions heard in Tehran. Authorities in Iran offered no acknowledgement of the attacks. One strike appeared to target Iran's paramilitary Revolutionary Guards Academy. ये देखिए साहब, ये यहां पे ठोक दिया है, ये यहां पे ठोक दिया है, और नतान्स एनरिचमेंट साइट ये देख लीजिए साहब. ये फरवरी 2003 का है. ये वाला इमेज ना, ये आप अगर 2003 की इमेज देखेंगे, मैं क्लियरली लिख रहा हूं 2003 की इमेज, तो आप देखेंगे कि ये अलग थी, अब अलग हो गई है. राइट? फ्रेश ट्रैक्स एंड डर्ट पाइल्स कवर इंपैक्ट क्रेटर्स, जहां पे इन्होंने मारा था, यानी कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी ईरान की, अब इजराइल बिल्कुल जबरदस्त इनके ऊपर अटैक करना उसने शुरू कर दिया है. और जब से ट्रंप ने बोला है अनकंडीशनल सरेंडर मतलब यानी चलो बैठ के बात करते हैं, चलो बैठ के बातचीत करते हैं, चलो तुम ये दो हम ये देते हैं, तुम इस पे कॉम्प्रोमाइज करो हम इस पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो चलो बीच में हम लोग हाथ मिलाते हैं. ना 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 ना, तुम वही करोगे जो हम कहेंगे और हमारी ही मर्जी चलेगी. अनकंडीशनल सरेंडर, तुम सिर्फ सरेंडर करोगे. ये दोस्तों अनकंडीशनल सरेंडर ईरान का वैसे ही मांग रहे हैं जैसे कि पाकिस्तानी फौज ने भारत के आगे 1971 में करा था. दैट वाज आल्सो अनकंडीशनल सरेंडर. यानी कि आपने अपनी पिस्टल जनरल साहब ने खोल के टेबल पर रख दी, बोला माई बाप यही है बस. दैट लेवल ऑफ सरेंडर ट्रंप इज आस्किंग. दोस्तों एक खबर है द टाइम्स ऑफ इजराइल की. यह अखबार है इनका, टाइम्स ऑफ इजराइल, सबसे मशहूर अखबार है इजराइल का. यह खबर देता है इजराइल किल्स ईरान्स न्यू वॉर चीफ डेज आफ्टर टेकिंग आउट प्रेडिसेसर एज स्ट्राइक्स कंटिन्यू. दोस्तों यह है मेजर जनरल अली शदमानी. तो मेजर जनरल अली शदमानी वॉज कंसिडर्ड क्लोजेस्ट सर्वाइविंग एडवाइजर टू खमेनेई. और कार्ड्स जो है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर वो कसम खा रहा है सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स इन स्टोर फॉर तेहरान एज आईएएफ अटैक्स रिपोर्टेड इन द कैपिटल एंड एल्सवेयर. ठीक है जी. अब ये जो अली शदमानी है, ये न्यू हेड ऑफ द खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर, ये नए वाले का था. ठीक है. ही रिप्लेस मेजर जनरल गुलाम अली राशिद हु वाज किल्ड ऑन फ्राइडे इन इजराइल्स ओपनिंग स्ट्राइक्स. जो इजराइल ने शुरू में स्ट्राइक्स करी थी, तो पहले तो इजराइल ने इसको निपटाया. जब इसको निपटाया तो यह मालिक का बिल्कुल सगा था, वफादार था. मालिक ने बोला कि तू बन जा, तेरा प्रमोशन हो गया, चल खुश हो जा. जैसे ये बना तो इजराइल ने इसको भी निपटा दिया. अब ये दोनों निपट गए ना. इजराइल इज ऑन अ हैट्रिक. अब वहां पे कंफ्यूजन है कि इसके बाद कौन बनेगा. अब पनौती लग जाती है ना किसी कुर्सी में, अब पनौती लग गई. जो बैठ रहा है वो निपट रहा है. पहले ये बैठा गुलाम अली राशिद, इसको निपटा दिया. फिर शदमानी बैठा, शदमानी को निपटा दिया. अब तीसरा वाला सोच रहा होगा इस वक्त कि भाई मैं हां बोलूं प्रमोशन के लिए कि ना बोलूं. अगर मैं ना बोलता हूं तो प्रमोशन नहीं रहेगा, अगर हां बोलता हूं तो सांसें नहीं रहेंगी. अब मैं आगे जाऊं पीछे जाऊं, इस कंफ्यूजन में अभी ईरान की फौज चल रही है. दोस्तों ये जो स्लाइड है फॉलिंग एम्परर, ये बेताज बादशाह था ईरान का. खमेनेई में था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ये किसी सुरंग के अंदर, किसी बंकर के अंदर छुपा हुआ है. अपनी जान बचाने के लिए ओपनली नहीं घूम रहा है. ये पहले दंदनाता फिरता था, अब ये बिल्कुल अंदर सुरंग के चला गया है. और ईरान सुप्रीम कमांडर अयातुल्ला अली खमेनेई लॉस्ट हिज टॉप कमांडर्स एंड हिज एक्सेस इज क्रम्बलिंग. जो इसके पीछे, देखो कोई भी लीडर होता है दोस्तों, उसके पीछे टीम होती है. जब पूरी टीम साफ हो जाए ना, तो लीडर अपने आप को बड़ा बेबस, क्योंकि यू कैनॉट रूल, यू कैनॉट कमांड विदाउट अ टीम. ये देखिए साहब, मोहम्मद हुसैन बगेरी, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द ईरानियन रजीम, गॉन. हुसैन सलामी, कमांडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, गॉन. गुलाम अली राशिद, कमांडर ऑफ द खतम अल अनबिया इमरजेंसी कमांड, गॉन. फिर दोस्तों आमिर अली हाजी जदे, कमांडर ऑफ द एयर फोर्स ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, गॉन. फिर एलिमिनेटेड मोहम्मद कजेमी, हेड ऑफ द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, गॉन. देन मोहम्मद हसन मुहाकिक,
डेप्यूटी हेड ऑफ द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड। यस, देखिए ना, ये सब आपने इसके हाथ भी काट दिया, आपने इसके पैर भी काट दिया, आपने इसको हेयर कट भी दे दिया। अब ना हाथ रहे, ना पैर रहे, ना इसके बाल रहे, पूरा आपने इसको ऐसा करके बैठा दिया। अब उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये जब घंटी बजाता होगा, कोई ना कोई आता होगा ना कि भाई इसको बुलाओ। जो आवाज देता था वही नहीं है कि साहब बुला रहे हैं। अब साहब किसको बुलाएंगे? क्यों, मर चुका है वो आदमी, सबको निपटा। और ये सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा दर्जनों और मिलिट्री लीडर, ये तो मैं बता रहा हूं कि जिनके कोर कमेटी के कौन कौन लोग थे भाई, जो इसके खमेनेई के बड़े क्लोज थे, मैं उनका नाम ले रहा हूं। इसके अलावा इन्हीं के लेवल के, ये तो उसके पर्सनल थे, जो पर्सनल उसके बड़े क्लोज थे, जिनको अपना समझता था। इन्हीं लेवल के आधा दर्जन, एक दर्जन और लोग हैं जो इन्हीं के लेवल के थे, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर वगैरह वगैरह, सबको निपटा दिया इजराइल ने। ईरान सुप्रीम लीडर खमेनेई आइसोलेटेड, ये आइसोलेट हो चुका है। इसका बेटा है, अब ये उभर कर आ रहा है एज इनर सर्कल फॉल्स टू इजरायली स्ट्राइक्स। और खमेनेई सन मुज्तबा खमेनी, उसका नाम, उसके बेटे का नाम है मुज्तबा खमेनी, हैज ग्रोन इनटू अ पावरफुल बिहाइंड द सीन्स कोऑर्डिनेटर इंटरफेसिंग विद मल्टीपल फैक्शंस, स्पेशली द मिलिट्री, एंड इंक्रीजिंगली व्यूड एज अ पॉसिबल सक्सेसर। अब कुछ लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भैया देखो, ये तो है आदमी, अब खमेनेई का इसका तो टाइम हो गया, अब या तो रिटायरमेंट ले लेगा ये, या ये बोलेगा ठीक है मेरा कोई लेना देना नहीं ईरान से, अब मैं 85 या 86 ईयर्स ऐसी है, कुछ 86 साल का ये बंदा। और अब लोग कह रहे हैं कि या तो फिर इजराइल इसको निपटाएगा, कुछ ना कुछ जो इजराइल का एम होगा वो भी इजराइल करेगा, या ये बच जाएगा, व्हाटएवर हैपेंस आई डोंट नो। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि इसके बेटे को बनाओ हेड, इसके बेटे को बनाओ हेड, यानी कि खमेनेई का बेटा जो है मुज्तबा खमेनेई, इसको हेड बनाओ, ये सक्सेसर है। ऐसी वहां पे बात चल रही है, यानी कि ईरान के अंदर ऑलरेडी रेजिम चेंज की बात हो रही है, या हेड चेंज की बात हो रही है, रेजिम चेंज की नहीं, दैट वुड बी अ रॉन्ग एस्टिमेट, बट हेड चेंज की तो बात चल रही है। वरना खमेनेई को, जब तक खमेनेई जिंदा है, सांसें ले रहा है, तब तक खमेनेई को बैठे रहने दो। आप क्यों बात कर रहे हो कि मुज्तबा खमेनेई को बनाओ? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अब ये बच नहीं पाएगा, या अब इसका मामला खत्म है, इसका पावर ही खत्म हो गया, अब किसी और को बनाओ। दोस्तों, कहानी है मिंट की। Khamenei hands power to military as Israel tensions escalate. Is son Mujtaba emerging as Iran's key power broker? तो एक तो ये चीज है जो हमने कवर करा था पिछली स्लाइड में। फिर इन रिस्पॉन्स टू एस्केलेटिंग टेंशंस विद इजराइल एंड व्हाइट हाउस प्रेशर, Iranian सुप्रीम लीडर Ayatollah Ali Khamenei has delegated substantial authority to the Supreme Council of the Military, including the IRGC, while reportedly relocating to an underground bunker in Tehran with family members. इसने अपना जो पावर था मिलिट्री वाला, इसने सुप्रीम काउंसिल ऑफ द मिलिट्री को दे दिया, इंक्लूडिंग द IRGC, द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को, इनको अपना पावर दे दिया। और अब ये जाके सुरंग के अंदर चला गया, बंकर के अंदर चला गया अपने परिवार वालों के साथ कि मैं तो जमीन के 100 फुट नीचे, जितने भी फुट होगा, XYZ आई डोंट नो, मैं नीचे हूं भैया, मुझे अपनी जान बचानी है। ये जान के डर के मारे भाग लिया खमेनी। अब यहां पे एंट्री होती है एग्जाइल्ड प्रिंस रजा पहलावी की। ठीक है जी, exiled crown prince Reza Pahlavi declared Iran's regime is collapsing, accused Khamenei of hiding like a frightened rat, and urged Iranians to rise in nationwide uprising to reclaim Iran. यहां पे यही फैक्टर मैं 1-2 दिन पहले भी कवर कर चुका हूं। यही बात मैंने बोली कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, इजराइल और अमेरिका, कि लोग बगावत करें, और लोग तैयार भी हैं, क्योंकि ये खमेनेई तो ऐसे काम करता था ना, लड़की ने हिजाब नहीं पहना, उसकी हत्या कर दी। कोई 17-18 साल की लड़की है जिसका थोड़ा सा हिजाब पहना, उसने थोड़ा सा पीछे हो गया उसका हिजाब, यहाँ पे पूरा सर कवर नहीं, उसके बाल दिख रहे हैं, पता लगा उसको इतना मारा, कोमा में चली गई। ये सारे कांड ये लोग करते चले आए हैं। लोग इनसे बड़े परेशान है, क्योंकि ईरान के लोग बड़े अच्छे लोग हैं। मैं पर्सनली कुछ ईरानियंस को जानता हूं, मतलब ऐसे नहीं कि दे आर फ्रेंड्स, बट आई नो ऑफ देम, एंड दे सीम टू बी वेरी गुड पीपल, वेरी ग्रेशियस पीपल, वेरी नाइस पीपल। ये क्रुक्स हैं इनके, जो इनकी टॉप लीडरशिप है ना, वो बदमाश है। आप ये समझ लीजिए, टॉप लीडरशिप बदमाश है, लोग बड़े अच्छे हैं ईरान के। Khamenei is like a frightened rat, time to reclaim Iran. अब ये exiled prince रजा पहलावी का ये था कि जो शाह मोहम्मद रजा पहलावी था 1979 में, जिसका तख्ता पलट हुआ था, राइट? उस समय ईरान, उस समय इजराइल, उस समय अमेरिका, इन तीनों की बड़ी दोस्ती थी। तुर्की, बड़ी दोस्ती थी इनकी, बड़े यारों के यार थे ये लोग आपस में, बहुत हम निवाला हम प्याला टाइप के थे उस जमाने में। फिर इन भाई साहब और इनके पहले जो खुमैनी थे, ये तो खमेनेई, ये खुमैनी, इन सब के चलते बेड़ा गर्क हो गया रिलेशनशिप का, और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। पहले एक जमाने में बड़े प्यारे इनके बड़े स्मूथ रिलेशन थे। दोस्तों, एक छोटी सी बात आपको बताऊं, ये जो बात कर रहे हैं ना,
इजराइल की इनिशियल जो वेपन इंडस्ट्री बनी थी ईरान में, इनिशियल वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग थी, वो इजराइल ने शुरू करवाई थी ईरान के लिए। मैं बात कर रहा हूं 50s और 60s की। जो पहला, अब न्यूक्लियर की बात चल रही है कि तुमने न्यूक्लियर बम बनाया, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो दिया था, सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो ईरान को दिया था, अमेरिका ने तो दिया था। द फर्स्ट वन, ऑफ कोर्स फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पसेस की बिजली इससे जनरेट होगी। 5 मेगावाट का पहला छोटा सा था वो। सो दैट दे गिव। शुरुआत यहीं से है, फिर इनके रिश्ते बिगड़ गए। अब दोस्तों यहां पे बात आ रही है कि यूएस मूव्स 30 जेट्स एज ईरान अटैक स्पेकुलेशन ग्रोज। अब यूएस ने कुछ अपने जेट्स मूव करे हैं, कुछ अपने हवाई जहाज मूव करे हैं, ठीक है जी। और इन्होंने कौन कौन से प्लेटफॉर्म, अब आप देख सकते हैं, राइट। ये KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, ये क्या करता है? इसका काम है रिफ्यूलिंग करवाना। यानी कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस जो होते हैं या लॉन्ग रेंज मिशंस होते हैं, इनमें ये एरियल रिफ्यूलिंग करवाता है। इसका मूव करना क्यों जरूरी है या क्यों अमेरिका इनको मूव करवा रहा है? अमेरिका, इसके पीछे प्लान क्या है? जब अमेरिकन बेसिस हैं दूर दूर, जब वो जाएंगे, अगर वो ईरान पे हमला करते हैं या ईरान पे अटैक करते हैं, डू दे हैव इनफ फ्यूल कैपेसिटी टू कंप्लीट द मिशन एंड कम बैक? नहीं, दे डोंट हैव। सो यू नीड दिस। आपको चाहिए ऐसे, आपको इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो है यहां पे, ये पड़े रहेंगे यहां पे, ऊपर उड़ रहे हैं। जैसे आप ये देखिए ना, फ्यूल कैपेसिटी 90,700 kgs, रेंज 2500 किलोमीटर। तो 90,000 से ज्यादा, लगभग 91,000 ये फ्यूल की कैपेसिटी अपने साथ लेकर चलता है। यानी कि ये कई जेट्स को फ्यूल कर सकता है हवा में इसके थ्रू। ये पाइप निकलता है इसके थ्रू नोजल के अंदर, ये जाके आप पूरा अपना तेल लीजिए, एविएशन फ्यूल जो भी यूज करते हैं ये लोग, एंड देन यू गो हेड फॉर योर मिशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एंड KC-46 पेगासस, ये भी बोइंग का बनाया हुआ है। जैसे ये बोइंग का बना है, ये भी बोइंग का बना है। मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, फ्यूल कैपेसिटी 96,000, रेंज 12,000 किलोमीटर, ठीक है जी। और ये भी रिफ्यूलिंग करता है और ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है। आप इसके अंदर सामान, यानी कि अमेरिका अब अपने एसेट्स, दोस्तों जो पूरी एक सप्लाई चेन होती है ना, लड़ाई के लिए आपको पूरी सप्लाई चेन मूव करनी पड़ती है, और आज की तारीख में अमेरिका अपनी सप्लाई चेन आगे बढ़ा रहा है। ये युद्ध के जो इंडिकेशंस होते हैं ना, शुरू में देखिए इजराइल तो युद्ध में है, अमेरिका युद्ध में इस वक्त पूरी तरीके से नहीं आया है। कुछ डिफेंसिव रोल में, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स, कुछ ड्रोन जो ईरान की थी वो उड़ाई हैं, लेकिन ये फॉरवर्ड पोस्चर है। ये अमेरिका का फॉरवर्ड पोस्चर है और अमेरिका ने फॉरवर्ड पोस्चर ले लिया है। अब दोस्तों कुछ टेक्नोलॉजी इजराइल के पास भी नहीं है और इजराइल को वो टेक्नोलॉजी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो इजराइल को फौरन चाहिए, वो इसको चाहिए GBU-57A/B। ये जो है देखिए, ये अगेन बोइंग ने बनाया है, यूएस एयरफोर्स इसको यूज करती है, और प्रिसिजन गाइडेड डीप पेनिट्रेशन बंकर बस्टर बॉम्ब। दो बातें हैं, एक जो ईरान की सीनियर लीडरशिप जो जमीन के नीचे छुप गई है, बंकरों में नीचे 30, 40, 50 फुट नीचे, राइट। दूसरी चीज, पूरा इनका जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम है, ऊपर वाला तो कर दिया इन्होंने खत्म, नीचे वाला है जमीन के नीचे, उसका क्या करेंगे वो। और तीसरी चीज, इनका बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम कई सालों से ये लोग जमीन के नीचे कर रहे हैं उसको। जब मैं जमीन के नीचे कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि ये कमरा है, इसके नीचे बेसमेंट है, ना ना ना। When I say जमीन के नीचे, I mean literally meters and meters and meters underground, hundreds of feet under the ground. उस तरीके। अब आपको अगर वहां पे पहुंचना है तो आपको ये चाहिए। इसकी लेंथ है 6.2 मीटर्स। इसका सिर्फ वॉरहेड का वेट, ये जो वॉरहेड है इसका वेट है 2423 किलो। जीपीएस एडेड इंटरनल नेविगेशन है, JDAM स्टाइल। उसको MOAB भी कहते थे, मतलब हमने ये टर्म सुना है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, बिकॉज ये लोग कहते हैं कि जैसे JDAM है या ये है GBU, तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन इन द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है। ये तो पेनिट्रेशन वाला है, एक ऊपर ही फट जाता है जमीन के, राइट। MOAB बोलते हैं उसको, MO मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, उसको ऐसा कहा जाता है मजाक में, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, सारे बम जितने भी हैं उसकी मां। दैट इज द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म or non-nuclear explosive or you can say a bomb in the world, the most powerful, right? Penetration capability 200 feet concrete or rock earth,
200 फुट नीचे भाई, ये मैं खड़ा हूं यहां पे, इस जमीन के नीचे आप ड्रिल करिए 200 फुट, 200 फुट, 200 फुट के नीचे अगर कोई छुपा है या फिर आपका कोई भी वहां पे काम चल रहा है, दे कैन वाइप इट आउट, वो पूरा बर्बाद कर देंगे। और अगर 200 फुट पे के भी और नीचे है ना, तो एक की जगह 4 और फेंक देंगे उसके ऊपर। यू अंडरस्टैंड? They will get to the person or get to the stuff that is being done there. ये B2 बॉम्बर है या आपको B2 बॉम्बर चाहिए, right? This is what you need to get this guy inside and drop it, right? Manufacturer Northrop Grumman है इसका, heavy strategic stealth बॉम्बर है, रेंज अनरिफ्यूल्ड 11,000 किलोमीटर, बिना रिफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर चलता है ये। पेलोड कैपेसिटी 18,144 केजी ऑफ ऑर्डिनेंस है इसका, ठीक है जी। तो यानी कि इस टाइप के 2-4 ले जा सकता है आराम से। आर्मामेंट एग्जांपल GBU 57, ये देखिए भाई साहब, ठीक है। MOP, व्हाट इज MOP? MOP इज पेनिट्रेशन, ये जो लिखा है यहां पे। B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, कन्वेंशनल बॉम्ब्स, तो ये न्यूक्लियर भी ले जा सकता है, कन्वेंशनल भी ले जा सकता है। और स्टेल्थ, एक्सट्रीमली लो ऑब्जर्वेबल रडार, क्रॉस सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये दिखता भी नहीं है रडार में, ना के बराबर दिखता है, बहुत छोटा इसका क्रॉस सेक्शन है 0.1 मीटर स्क्वायर का। तो ये न्यूक्लियर भी ड्रॉप कर सकता है, नॉन न्यूक्लियर ड्रॉप कर सकता है, ये भी ड्रॉप कर सकता है, ये वाला GBU 57 जो मैंने बताया है। और ईरान में तो वैसे भी रडार सब तोड़ दिए इन लोगों ने ना, इजरायली एयरफोर्स ने और मोसाद ने पूरा इनका हलवा बना दिया। दे हैव एब्सोल्यूट एयर सुपीरियरिटी ओवर द स्काइज इन ईरान। सो इफ दिस बेबी फ्लाइज, इट विल फ्लैटन तेहरान, इट विल जस्ट फ्लैटन एवरीथिंग। दैट इज द कैपेसिटी। अब दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कहां कहां पे इन लोगों ने अपने एसेट्स मूव कर लिए अमेरिका ने। हमने शुरू कहां से करा था कि ट्रंप G7 की मीटिंग से चला गया। ट्रंप G7 की मीटिंग से निकलता है और यह हरकत शुरू हो जाती है, ठीक है। यह हरकत शुरू हो रही है, ट्रंप वहां से निकल रहा है, मैक्रॉन कुछ बोल रहा है, मैक्रॉन को शट अप बोल रहा है, वो कह रहा है मैं कुछ और करने वाला हूं। यहां पे इजरायली एयरफोर्स बिल्कुल जिसको कहते हैं तेहरान का उसने हलवा बना रखा है। और ये यहां पे देखिए दोस्तों, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये भी बेस एरिया डी मोरॉन, बेस नेवल डी रोटा, ये 2 हैं यहां पे। ये आप देख लीजिए साहब, सौदा बे US बेस, ये देख लीजिए साहब, ये ग्रीस का है, ये तुर्की का है, इंसरलिक एयरबेस यहां पे। और ये दोस्तों डिगो गार्सिया है, यहां पे बेस है, B2 बॉम्बर्स हैं, यहां पे 6 B2 बॉम्बर्स हैं इनके, करेक्ट, 6 B2 बॉम्बर्स हैं। और ये डिगो गार्सिया से तेहरान की दूरी है 5267 किलोमीटर। तो हर एक, ये 6 के 6 अगर जाएंगे, एक तो स्टेल्थ है, एक इनके पास वो GBU 57 और बड़े वाले हैं, राइट, बॉम्ब्स। तो ये मल्टीपल ऐसे बॉम्ब्स ले जाके पूरे यहां पे तहस नहस करके दे कैन कम बैक। इरानियंस कैन डू नथिंग बिकॉज complete air superiority over Iran's skies has been achieved by the Israeli Air Force. ऐसा इजरायली एयर फोर्स का कहना है, that is what they claim. So these people can go. इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, मीर जाफर के पास भी अमेरिकन बेसेस हैं। ये मीर जाफर है, ये पाकिस्तान। और मैं बार बार कह रहा हूं, आई कैन नॉट रेसिस्ट, मैं दोबारा एक बार बोलूंगा, इस इलाके से पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। वो धोखेधड़ी शुरू कर दी है पाकिस्तान ने, इस इलाके से धोखा देगा, सिस्तान बलोचिस्तान के एरिया से। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।